Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत फेमस टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है स्पाइडर बैलूनिंग। फ्रेंड, स्पाइडर बैलूनिंग क्या होता है? सबसे पहले बैलूनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, यदि आपका कभी हवा में उड़ने का दिल करेगा तो आप क्या करेंगे? आप एक बैलून के सहारे हवा में उड़ने का मज़ा ले सकते हैं। पर फ्रेंड्स सोचिए, यदि ऐसा ही कभी एक स्पाइडर को, एक मकड़ी को मन किया तो वो क्या करेगी? जब भी उनका ऐसा दिल करता है, वो अपने एब्डोमेन को, अपने पेट को आकाश की तरफ बढ़ाती है और उससे कुछ सिल्क के धागे छोड़ती है और इन धागों के सहारे वो हवा में तैरने लगती हैं। और यह प्रोसेस कंप्लीट होने में आँख झपकने से भी कम समय लगता है। फ्रेंड, इसी प्रोसेस को स्पाइडर बैलूनिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड, स्पाइडर बैलूनिंग में खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि आप सोचिए फ्रेंड, यदि कभी इंसेक्ट्स को एक स्पाइडर के उड़ने के पीछे का कारण ढूंढा जाए और उसका जवाब इलेक्ट्रिसिटी में मिले, तो ये क्या हैरान करने वाली बात नहीं होगी? ये साइंटिस्ट को तो हैरान करने वाली बात है, पर क्या हमको सरप्राइज करने वाली बात नहीं है? फ्रेंड्स, बस यही एक मोटो है इस वीडियो को बनाने का। आइए फ्रेंड, मैं इस डिस्कवरी को, इस मिस्ट्री को, जो कि 2018 में अभी कंप्लीट हुई है, इसके पीछे थोड़ा सा डिटेल आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, ये बात है स्टार्ट हुई थी 31 अक्टूबर 1832 से। एक नेचुरलिस्ट, एक प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन, जो कि एक नेचर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हवाई यात्रा कर रहे होते हैं, समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं। फ्रेंड, जब वे समुद्र में लगभग 60 मील्स तक यात्रा कर चुके होते हैं, वे देखते हैं कि एक मकड़ियों का ग्रुप, एक स्पाइडर का ग्रुप सिल्क के धागों में झूलता हुआ आता है और उनके जहाज में लैंड करने की कोशिश कर रहा है। वे अपने यात्रा के दौरान ऐसा कई बार देखते हैं और वो इस बात को आकर कई रिसर्चर्स को रिकॉर्ड कराते हैं। सभी रिसर्चर, सभी साइंटिस्ट अपने अपने नज़रिए से इसका व्यू देते हैं, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर ये मिस्ट्री बनी रहती है। फ्रेंड्स, इस बात का जिक्र फिर होता है लगभग 107 साल बाद, जब यूएस के एक कृषि विभाग के सहायक, जो कि एक एंटोमोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिनका नाम है पीए गिलेक, वे एक पेपर, एक आर्टिकल पब्लिश कराते हैं, जो कि होता है मकड़ियों के, घुन के और कुछ कीट पतंगों के उड़ने के विषय में। फ्रेंड, उसमें वे मकड़ी को उड़ने के विषय में काफ़ी चौंका देने वाली बातें बताते हैं। वे बताते हैं कि मकड़ियों को हवा में लगभग 2.5 मील ऊंचाई पर देखा गया है और ये लगभग हजारों मील का सफ़र उड़कर तय कर सकती हैं। फ्रेंड, फिर से ये बात हर रिसर्चर को हैरान में डाल देती है और रिसर्च फिर स्टार्ट होती है, पर इसका फिर कोई रहस्य कोई नहीं सुलझा पाता है। फिर फ्रेंड, ये 2013 में फिर से एक रिसर्च के दौरान फिर से ये बात मून सुंग चो के द्वारा, जो कि 2013 से 2019 के बीच जिनकी पीएचडी कंप्लीट हुई है। फ्रेंड, वे एक रिसर्च का टॉपिक ही ढूंढ रहे होते हैं और वे एरोनॉटिकल इंजीनियर भी होते हैं। वे अपनी ड्यूटी के दौरान इन मकड़ियों को काफ़ी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखते हैं और वे डिसीजन लेते हैं कि वे अपने रिसर्च का टॉपिक क्यों ना यही लें, और वे रिसर्च करने के लिए कुछ क्रैब स्पाइडर्स को, जो थोड़ा बड़ी मकड़ियाँ होती हैं, जो फूलों पे बैठती हैं और वो छोटे छोटे कीटों का शिकार करती हैं, उनको वो पकड़ के लाते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करके वे कई सारी बातें बताते हैं। फ्रेंड, वे बताते हैं कि ये स्पाइडर, ये सिल्क के धागों को, लगभग 6 फीट सिल्क के धागों को छोड़ती हैं, जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस लगभग 100 नैनोमीटर, 100 से 120 नैनोमीटर होती है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये धागा इतना पतला होता है, इसका अंदाज़ आप इससे लगा सकते हैं कि जो अपना सर का बाल है, इसकी थिकनेस लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर होती है, पर वो कितना होता है? 100 नैनोमीटर का। और अपनी विजुअल जो लाइट है ना, इसकी भी जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। मीन्स अपनी विजुअल लाइट से भी पतला है ना फ्रेंड। और यह कई फाइबर कंपनीज के लिए भी इंस्पिरेशन है ना। कोई भी फाइबर कंपनी अभी तक इससे पतला धागा नहीं बना पाई है ना फ्रेंड।
वे बताते हैं, वे कहते हैं कि ये जो स्पाइडर है ना, ये बहुत अच्छी पायलट होती हैं। ये हवा की गति को मापे बिना कभी उड़ान नहीं भरती। इनको कितना भी फोर्स करो, लेकिन जब तक वायु की गति, एयर की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से कम रहेगी, ये उड़ान नहीं भर सकती। फ्रेंड, ये कहते हैं कि ये जो सिल्क का धागा है, ये इतना हल्का होता है कि इनके लिए जो अपनी एयर है, ये एक फ्लैट की तरह काम करती है। जैसे कोई कीट पतंग या कोई आपने देखा होगा कि जो एक एंट है, चींटी है, वे पानी के ऊपर ऐसा चलती हुई चली जाती है ना, मीन्स वाटर के सरफेस टेंशन में। सेम ऐसे ही इनका कहना था कि जो ये इनके उड़ने का ये रीज़न होता है। पर फ्रेंड, इसके बाद ये रिसर्च कंप्लीट हुई 2018 में, जिसका आपको इंतज़ार था। फ्रेंड, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट जिनका सब्जेक्ट था सेंसरी बायोफिजिक्स से वो पीएचडी कर रही थी। फ्रेंड, वे इस पूरे में रिसर्च करती हैं, इस बात को वे बहुत डीपली समझाती हैं। सबसे पहले वे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी को समझाती हैं। वे कहती हैं कि एक दिन में पूरे विश्व में लगभग 40,000 जगह लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, जो कि हमारे पूरे वायुमंडल को, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पाथ बना देती है, बहुत बड़ा एक विद्युत का परिपथ बना देती है। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा वायुमंडल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और हमारी पूरी अर्थ नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और हमारा पूरा वायुमंडल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हमको केवल कब दिखाई देता है? जब आंधी तूफान के समय कभी बिजली गिरती है। क्यों? क्योंकि तब इलेक्ट्रिक फील्ड साफ मौसम के तुलना में लगभग हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। पर फ्रेंड, साफ मौसम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसकी रेंज होती है लगभग 100 वोल्ट पर मीटर। पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड इतना कम होता है कि इसको हम इंसान फील नहीं कर सकते। इसको कुछ इंसेक्ट, कुछ कीड़े मकोड़े ही महसूस कर सकते हैं, जिसमें से एक बम्बल बीज हैं। वे भी इसके थ्रू ही फ्रेंड फ्लावर को नेविगेट करती हैं, और उसके नेविगेशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मायने रखता है। फ्रेंड, स्पाइडर जो मकड़ी है, ये भी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस कर सकती है। ये अपने आगे के दोनों पैर से के जो बाल हैं छोटे छोटे, उनसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति को सेंस करती है। और फ्रेंड, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस तरफ इनके हेयर मूव करते हैं, जिससे ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भाग में चली जाती हैं। और वहाँ पर पहुंचकर ये क्या करती हैं कि अपने एब्डोमेन को क्या करती हैं, हवा में, उसी तरफ हवा में जहाँ इन्हें उड़ना होता है, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस तरफ उनको उठाती हैं। और फिर क्या करती हैं, एक चीज़ और फ्रेंड, एरिका मोर्ले ने बताया इनके रिसर्च के दौरान, एक और बहुत बड़ी रिसर्च हुई वो स्पाइडर को ही लेकर, कि उन्होंने बताया कि ये जो सिल्क छोड़ती हैं ना, सिल्क के धागे, ये धागे नहीं छोड़ती हैं, इनमें सिल्क ग्लैंड पाई जाती है, जो ग्लैंड स्प्रे करती हैं। वो स्प्रे रेशम जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लो विस्कोसिटी का, कम श्यानता का लिक्विड होता है, और ये लिक्विड को स्प्रे करती हैं, और ये स्प्रे लगभग 1 मीटर दूर तक फैल जाता है, और हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, ये तुरंत सिल्क के धागे में कन्वर्ट हो जाता है। और ये धागा जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में आता है, तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है। और उसमें भी कौन सा चार्ज आ जाता है, जो हमारी अर्थ में है नेगेटिव चार्ज, तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब उसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, तो फ्रेंड, हम सब जानते हैं कि सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, धक्का मारता है। तो जो इसके रेशम के जो धागे हैं, जो ये छोड़े हैं, वे सब आपस में क्या होते हैं, दूर को फैल जाते हैं, क्योंकि सब में क्या है, सेम चार्ज है। जब ये सब दूर दूर फैल जाते हैं, तब क्या करते हैं, ये उसी के सहारे ये उड़ती चली जाती हैं, और रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करते हुए अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करती हैं। फ्रेंड, एरिका मोर्ले ने इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने क्या किया कि कुछ स्पाइडर्स को लिया और उसे एक फैराडे केज में रख दिया। वही फैराडे केज जो मैंने आपको बताया था ना, लाइटनिंग के समय आपको ये सेफ रखता है, उसी फैराडे केज में रख दिया, और उसको इन्होंने एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड से आइसोलेट किया, और खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, जो कि लगभग 120 वोल्ट पर मीटर का था, 1 मीटर में लगभग 120 वोल्ट। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस मकड़ी के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया,
जैसे ही वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने सेंस किया तो वो मकड़ी उड़ने के लिए कोशिश की। जब वो मकड़ी उड़ने लगी, इन्होंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम किया तो वो जो स्पाइडर है उस जो उड़ रही थी उसकी स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। इन्होंने फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया तो क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड थी उड़ने की वो फिर बढ़ गई। फ्रेंड, तो ये बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट मिली, कैसी, जो कि पहली बार हुआ था। क्या कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्रेंड कंट्रोल हो रही है क्या, एक किसी इंसेक्ट की उड़ने की स्पीड। फ्रेंड हाँ, स्पाइडर की स्पीड को इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल करके दिखाया किसने, एरिका मोर्ले ने। इसीलिए ये डिस्कवरी बड़ी लाजवाब है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रेंड यही पूरी रिसर्च थी और ये रिसर्च बहुत मज़ेदार। अब आप सोचिए फ्रेंड कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कितना ज़्यादा लिंक होता है। आप कभी भी यदि एक किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि उस टॉपिक की रेंज ना हमेशा किसी दूसरे सब्जेक्ट तक ज़रूर जाती है, क्योंकि फ्रेंड हर सब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करता है। फ्रेंड हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी हर फील्ड में, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन बॉडी में, हर जगह हर एक सब्जेक्ट में ओवरलैप करती है और हमको हर एक ओवरलैप पार्ट को समझना चाहिए। फ्रेंड आप कभी भी अपने माइंड को भी लिमिटेड मत रखिए, आप अपने सब्जेक्ट को लिमिटेड मत रखिए। कोई भी सब्जेक्ट लिमिट में नहीं रहता, हर सब्जेक्ट अनलिमिटेड है, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से ओवरलैप करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कभी मत बोला करिए कि ये आपके सब्जेक्ट की चीज़ नहीं है, या आप केवल आपके सब्जेक्ट की चीज़ पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप बायो को फिजिक्स के बिना, फिजिक्स को केमिस्ट्री के बिना, है ना, इनको मैथ के बिना तो ऐसा नहीं पढ़ सकते। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमको इस डिस्कवरी से हम ये चीज़ सीख सकते हैं। यदि साइंटिस्ट इसका जवाब बायो में ही ढूंढने की कोशिश करते रहते तो फ्रेंड अभी ये 186 साल क्या, हज़ारों साल में भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड एक बात और, मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, आपने बहुत वीडियो देखे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।